मिला था जी, बनाए थे। हम इसलिए भी थोड़ा लेट कर दिए कि हम सोचे एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लें। कि ऐसे ये मुंह देख रहे थे कि क्वेश्चन बना रहे थे, बना रहे थे। हैं? क्या जिला है? हैं? चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। देखिए, आपको संस्थान में जो है आज से 72वीं बीपीएससी का टेस्ट प्रारंभ हुआ है, दर्पण नाम से, जो सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और संडे को होता है, सुबह में 8 से 10। आज इतिहास का टेस्ट हुआ था और उसमें 150 क्वेश्चन दिया गया था और क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन दिए हैं और ओएमआर भी 4 ऑप्शन वाला ही आपको मिला होगा। लेकिन बीपीएससी 1-2 दिन पहले जो है ये नोटिस दिया है कि 5 ऑप्शन होगा जिसमें ई भी होगा। ई पहले क्या होता था, अगर आप क्वेश्चन जानते हैं तो आप उत्तर दीजिए, नहीं जानते हैं तो मत दीजिए। लेकिन अब अगर आप नहीं जानते हैं, उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो ई ऑप्शन आपको रंगना होगा, नहीं तो फिर 1/3 निगेटिव कटेगा आपका। मतलब अब आप जानते हैं या नहीं जानते उससे कोई मतलब नहीं है। 150 में 150 क्वेश्चन आपको बनाकर आना है। नहीं जानते हैं तो ई टिक कीजिए, ई रंगिए। लेकिन ये नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले आया है, तो इसी वजह से हम, और ये टेस्ट का क्वेश्चन पिछले वीक ही हम तैयार कर लिए थे। कल वाला, आज वाला और कल वाला क्वेश्चन जो है पिछले वीक ही जो है हम आपको तैयार कर लिए थे। तो इसी वजह से 5 ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन अगले वीक से जो टेस्ट होगा उसमें 5वां ऑप्शन जो है हम जोड़ देंगे और जो बीपीएससी का डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग काम करेंगे। तो आइए, आज जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं और हम लोग जानते हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए। देखिए,
ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिलालेख, शिला यानी पत्थर, पत्थर पर जो अशोक ने लेख लिखा उसी को हम लोग शिलालेख कहते हैं। अशोक के शिलालेखों की अगर हम बात करें तो अशोक का शिलालेख अगर देखा जाए तो अशोक का शिलालेख आपको भारत से मिला है अधिकतर, तथा अशोक के शिलालेख कुछ शिलालेख पाकिस्तान से भी मिले हैं, अफगानिस्तान से भी मिले हैं। अशोक के शिलालेख पर मुख्य तौर पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में जो शिलालेख भारत से मिले हैं उसमें तो मुख्य तौर पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृत भाषा। और अशोक के शिलालेख भारत के अलावे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मिले हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसमें ग्रीक और अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। उसमें ग्रीक और अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रीक और अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रीक और अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। और अशोक का जो शिलालेख है इसको खोजने का श्रेय पादरेटी फेंथेलर को जाता है, जबकि इसको पढ़ने का श्रेय, इसको सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के उस शिलालेख को पढ़ा जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। तो एक प्रकार से ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। और ब्राह्मी लिपि भारत के प्राचीनतम लिपि माने जाते हैं और उसी का अपडेटेड वर्जन देवनागरी लिपि है। आज आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 को पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यह कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। तो अभी जो भी बात अशोक के शिलालेख के बारे में हमने आपको बताया है, अगर इन बातों पर आप गौर किए होंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। सही या गलत? सही। अशोक का अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सही या गलत? गलत। ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा नहीं बल्कि प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा को, प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता। प्राकृत भाषा। उत्तर पश्चिम भाग में पाए गए शिलालेख केवल ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। देखिए यहां पर ये जो केवल शब्द दे दिया है ना, केवल ग्रीक नहीं, केवल ग्रीक नहीं बल्कि ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक। इसी वजह से यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो सही कौन है? केवल एक, केवल एक। वेदांत दर्शन के मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेदांत दर्शन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में
वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। वेदांत, वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत करने वाला। वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत करने वाला, वेद का अंत करने वाला। और देखिए बाबू, आप समझिएगा इस बात को। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, अरण्यक साहित्य और उपनिषद, उपनिषद ये वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। और एक प्रकार से देखा जाए ना बाबू, तो वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद की रचना हुई है। और वैदिक साहित्य का जो सबसे अंतिम भाग है वो उपनिषद है। अंतिम भाग उपनिषद है, उपनिषद। और उपनिषद दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो है आपको दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर। और उपनिषद दो शब्द उप प्लस निषद से मिलकर बना है। उप का मतलब निकट, निषद का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये जो उपनिषद है, उपनिषद को ही वेदांत दर्शन कहा जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वैदिक साहित्य का जो सबसे अंतिम भाग है, एक प्रकार से देखा जाए तो उपनिषद है। इसी को वेदांत दर्शन कहा जाता है। यहां पर जो वेदांत दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके स्थान पर आप उपनिषद शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वेदांत दर्शन के मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ब्रह्म एवं आत्मा को अभेद माना गया। हाँ, वेदांत दर्शन में ब्रह्म एवं आत्मा को अभेद माना गया है, सही बात है। कर्म का सिद्धांत वेदांत दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, कर्म का सिद्धांत वेदांत दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेदांत दर्शन का मूल स्रोत प्राचीन उपनिषदों में निहित है। हाँ, प्राचीन उपनिषदों में निहित है। तो तीनों क्या है आपको सही है। इसके बाद आगे है कथन और कारण। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हुआ, पतन हुआ, तो एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण धर्म का प्रचलन था। ब्राह्मण धर्म की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धर्म में जो कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर प्रचलन हो चला था, उसके खिलाफ 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। उन 62 संप्रदायों में ही बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय इत्यादि इत्यादि आता है। भौतिकवादी संप्रदाय, ये सब आता है। तो इसमें जो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। मखलीपुत्र गोसाल। और आजीवक संप्रदाय, देखिए हर संप्रदाय का अपना अलग अलग दर्शन था, अलग अलग मान्यता था। हर संप्रदाय का अपना अलग अलग दर्शन था, अलग अलग मान्यता था। जैसे बौद्ध संप्रदाय की अगर हम बात करें तो बौद्ध संप्रदाय कर्मवाद में विश्वास करता था। कर्म 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 में विश्वास करता था। कर्म ही सब कुछ है। जैन संप्रदाय भी कर्म में विश्वास करता था। लेकिन आजीवक संप्रदाय
कर्मवाद और पुरुषार्थ के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। आजीवक संप्रदाय का मानना था, आजीवक संप्रदाय का मानना था सब कुछ पहले से निर्धारित है, सब कुछ पहले से निर्धारित है, आप कुछ भी कीजिए कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ पहले से निर्धारित है, आप कुछ भी कीजिए कुछ नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग भी सोचते हैं, बहुत लोग आपके आसपास बोलता होगा हमारे भाग में नौकरी लिख लेना है इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। कर्म के बदौलत आप अपने भाग को भी बदल सकते हैं। कर्म में इतनी ताकत होती है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा ना, आपका हाथ का लकीर भी बदल जाएगा, और कर्म अगर खराब होगा तब पर भी हाथ का लकीर बदल जाएगा। तो ये पूर्व निर्धारित कुछ नहीं है, सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है, सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। और महात्मा बुद्ध ने कहा है, बौद्ध धर्म का जो एक प्रकार से मूल दर्शन है, प्रत्यक्ष समुत्पाद, मतलब अगर कुछ भी हुआ है, अगर कोई भी घटना घटित हुई है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अभी हम इतिहास के 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, इसके पीछे कारण है। आज सुबह में टेस्ट हुआ है इसलिए उसका डिस्कशन शाम में करवा रहे हैं। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। आप यहां पर बैठ करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सफलता चाहिए। हर चीज के पीछे कारण है। तो महात्मा बुद्ध का कहना था, कुछ भी घटना होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन आजीवक संप्रदाय का मानना था कि ये कर्म कुछ ना है, सब कुछ पहले से निर्धारित है, जो होना होगा वही होगा। बहुत लोग इसी चक्कर में रहते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। ये उस समय का संप्रदाय था, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का संप्रदाय था। ये क्या मानता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। लेकिन आप इस बात को मानिए, कर्म ही सब कुछ है। हम भी अपने जीवन में अनुभव के आधार पर हम बोल रहे हैं, अगर हम भी कर्म नहीं करते, कर्म यानी मेहनत नहीं करते, तो आज हम जहां हैं वहां नहीं होते। और अगर आज आप मेहनत नहीं करते तो आप सब लोग जो बैठे हुए हैं प्रीलिम्स में रिजल्ट लेकर के, आप लोग नहीं बैठे रहते, ऑफलाइन जो बैठे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो कर्म, सब चीज कर्म है। तो आप हमको बताइए, पहला स्टेटमेंट सही है या गलत? एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। और व्याख्या सही है या गलत? सही है। दोनों स्टेटमेंट भी सही और व्याख्या भी सही। कथने देखिए, एक बात जानिए, एक बात जानिए, एक बात जानते हैं बाबू, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास की अगर हम बात करें, कालिदास की अगर हम बात करें, कालिदास की अनेकों रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोबसीयम। उसमें कालिदास की रचना जो मालविका अग्निमित्रम है, मालविका अग्निमित्रम हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। और
सुंग वंश के संस्थापक पुष्मित सुंग हुए। पुष्मित सुंग का उत्तराधिकारी उसका बेटा अग्निमित्र हुआ। अग्निमित्र एक महिला मालविका से प्रेम करता था, और अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कहानी है, अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी के बारे में भी जानकारी मालविका अग्निमित्रम नामक साहित्य देता है। देखिए हुआ क्या था, सुंग वंश के जो संस्थापक पुष्मित सुंग थे, सुंग वंश के जो संस्थापक पुष्मित सुंग थे, पुष्मित सुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में विदर्भ का अभियान किया था। और उस समय विदर्भ के शासक थे यज्ञसेन, और यज्ञसेन की चचेरी बहन थी मालविका। जब अग्निमित्र विदर्भ के अभियान पर थे तो उसी दौरान अग्निमित्र की नजर मालविका पर पड़ा, और फिर अग्निमित्र मालविका से प्रेम कर बैठे। और अग्निमित्र के नेतृत्व में ही विदर्भ का विजय अभियान भी पुष्मित सुंग ने किया था। तो विदर्भ अभियान और मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी को लेकर जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम नामक साहित्य देता है। तो आप हमको बताइए, कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्रम सुंग काल के राजनीतिक इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत है, सही या गलत? हाँ सही है। इस नाटक में पुष्मित सुंग के पुत्र अग्निमित्र और विदर्भ के राजा यज्ञसेन के बीच हुए युद्ध का विवरण है। हाँ सही है, सही है, सही है। देखिए इस नाटक में बात समझिए, इस नाटक में पुष्मित सुंग के पुत्र अग्निमित्र और विदर्भ के राजा यज्ञसेन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। हाँ है। इसी वजह से तो यह साहित्य हमें सुंग काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताता है। मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी, लेकिन ई ऑप्शन है ए में नहीं बल्कि बी में, ई गौर कीजिएगा। रेशम मार्ग के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक विनिमय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रेशम मार्ग जानते हैं बाबू, यहां पर तो मानचित्र नहीं लगाया, कहे कि सब तो बददिमाग है, ठीक है ना, कहां से उठ के आ गया है। सुनिए, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग कहां है जानते हैं बाबू? रेशम मार्ग कहां है? रेशम मार्ग है भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में रेशम मार्ग है। रोम और चीन के बीच, रोम और चीन के बीच, रोम और चीन के बीच जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था उसी को रेशम मार्ग कहा गया है। अंग्रेजी में सिल्क रूट कहा गया है। इस रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भी जमाया था, और इस रेशम मार्ग पर अधिकार जमाने के कारण ही कुषाण शासकों को भारी मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई, और कुषाण शासकों ने शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया। कुषाण शासकों ने शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया, शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया। और आपको जो ये रेशम मार्ग है, इस रेशम मार्ग से रेशम जैसे वस्तु तथा अन्य वस्तुओं का भी व्यापार होता था। और इस रेशम मार्ग से सिर्फ वस्तुओं का ही व्यापार नहीं होता था, बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विस्तार भी हुआ है। इस रेशम मार्ग से ही बौद्ध धर्म का प्रसार चीन में हुआ, जापान में हुआ, चीन में हुआ, जापान में हुआ, चीन में हुआ, जापान में हुआ। और इस रेशम मार्ग से ही ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए उत्तर भारत आए थे। उत्तर भारत ये भारत के उत्तर में है, तो ईसाई धर्म प्रचारक पहले उत्तर भारत आए थे। उत्तर भारत आए थे, उत्तर भारत।
समझ पा रहे हैं? तो आपको जो ये प्रश्न है कि रेशम मार्ग के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक विनिमय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी माध्यम से चीन एवं जापान के बीच हुआ, सही या गलत? इस मार्ग से केवल वस्तुओं का व्यापार होता था? नहीं, वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार भी होता था। ईसाई धर्म सबसे पहले इसी मार्ग से दक्षिण भारत पहुंचा? नहीं, नहीं, उत्तर भारत पहुंचा था। इस मार्ग ने भारत में इस्लाम के प्रसार में कोई भूमिका निभाया? कोई भूमिका नहीं निभाया, 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 निभाया। इसी मार्ग से तो इस्लाम धर्म के लोग भारत में प्रवेश किए थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो ये भी गलत है। आंसर केवल एक। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार से संबंधित निम्नलिखित विद्वानों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर विचार करें। बैठने दीजिए ना, कहीं भी बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जहां बैठना है बैठिए, ठीक है, लेकिन पढ़िए बस, ठीक है। कनिष्क के दरबार से संबंधित निम्नलिखित विद्वानों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर विचार करें। अश्वघोष, एजिसिलास, चरक, माठर। उपर्युक्त में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित थे? इसमें सब कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, सब कनिष्क के दरबार में रहते थे, सब। इसमें अश्वघोष और चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन जानते हैं एजिसिलास और माठर, ये दोनों भी कनिष्क के दरबार में रहता था। और ये जो एजिसिलास था ना, इंजीनियर था, इंजीनियर। और इन्हीं के नेतृत्व में कनिष्क ने पुरुषपुर को एक प्रकार से बसाया था, पुरुषपुर या पेशावर को बसाया था, जिसे कनिष्क ने अपनी राजधानी नगर भी बनाया था। कनिष्क का राजधानी नगर पुरुषपुर या पेशावर नहीं था। कनिष्क का राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और सांस्कृतिक राजधानी मथुरा, सांस्कृतिक राजधानी मथुरा, मथुरा। इसके बाद माठर, ये एक राजनीति शास्त्री था, पॉलिटिशियन था, कनिष्क के दरबार में रहने वाला पॉलिटिशियन था। अश्वघोष पाटलिपुत्रा का रहने वाला था। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्रा का अभियान किया और पाटलिपुत्रा से जब वापस लौटने लगे तो अश्वघोष को लेकर के गए थे, और अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक साहित्य की रचना की थी, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। और कनिष्क के समय ही चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, और चौथा बौद्ध सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष वसुमित्र हुआ करते थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चरक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, चिकित्सा से संबंधित थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, चरक संहिता की रचना की थी, समझे ना? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? नासिक अभिलेख के अनुसार इसने शकों को पराजित किया था। सुनिए, एक बात सुनिए, देखिए, सातवाहन वंश के शासकों ने आंध्र प्रदेश से शासन करने की शुरुआत की, जिस कारण सातवाहन शासकों को आंध्रभृत्य भी कहा जाता है। आंध्रभृत्य, आंध्रभृत्य भी कहा जाता है, आंध्रभृत्य, आंध्रभृत्य भी कहा जाता है। सातवाहन वंश के सभी शासकों में एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से। और नासिक अभिलेख की रचना उनकी माता गौतमी बलश्री ने की थी। और नासिक अभिलेख यह कहता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया था। मतलब
बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, मतलब पूरे दक्षिण भारत में एक प्रकार से देखा जाए तो सातवाहनों का शासन था। लेकिन सातवाहन दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक सेतु के तौर पर काम किया है। और सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित किया है, सही बात है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कह रहा कौन सत्य नहीं है, मतलब कौन असत्य है, कौन गलत है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। शकों को पराजित करने के बाद सकारी की उपाधि धारण की थी? नहीं। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने सकारी की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों को एक गुप्त वंश के बारे में पढ़ना होता है। गुप्त वंश के बारे में पढ़ना होता है। गुप्त वंश के सबसे महान शासक हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर किया, और अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय हुए थे, जिन्हें विक्रमादित्य ने पराजित करके अंतिम रूप से शकों को भारत से बाहर किया। और उस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सकारी की उपाधि धारण की थी। तो सकारी की उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धारण किया था। किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो यही स्टेटमेंट गलत है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, बाद बाकी सही है। भूमि का प्रकार और विवरण। साला भोग। देखिए, विद्यालयों के रखरखाव एवं देखरेख हेतु, विद्यालयों के रखरखाव एवं देखरेख हेतु जो करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी, उसको साला भोग कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? साला भोग। साला भोग। देवदान। मंदिरों के देखरेख हेतु, मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु जो भूमि दान में दिया जाता था, उसी को देवदान भूमि कहा जाता था। मंदिर में देवता होते थे, देवता, देवदान भूमि। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण कृषि भूस्वामी को वेल्लन वेगाई कहा जाता था। पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। पल्ली चंदम। तो 4, 3, 2, 1। आगे है, चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, चोल। देखिए, हम लोगों को 2 चोल वंश के बारे में पढ़ना होता है, एक संगमकालीन चोल वंश और एक नवी से 12वीं सदी के चोल वंश। प्रश्न नवी से 12वीं सदी के चोल वंश के संदर्भ में है। नवी से 12वीं सदी के चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, विजयालय। और उन्होंने तंजौर शहर को स्थापित करके उसे अपनी राजधानी नगर बनाया था। उन्होंने तंजौर शहर को स्थापित करके उसे अपना राजधानी नगर बनाया था, और वहां पर उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो विजयालय चोल ने तंजावुर शहर का निर्माण करवाया, साथ ही निशंभु सुदिनी मंदिर बनवाया था। हां, राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला करने के लिए एक जल सेना बनाई। हां, सही है। सुनिए, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, जानते हैं राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम, नवी से 12वीं सदी का जो चोल वंश था, उस चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया। उस चोल वंश का सबसे महान शासक हुआ राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल, जिसका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी। और इस चोल वंश के अंतिम शासक हुए राजेंद्र तृतीय। इस चोल वंश के अंतिम शासक हुए राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल
एक साम्राज्यवादी शासक था। उन्होंने एक जल सेना बनाई या एक नौसेना बनाई। चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। चोलों की नौसेना अगर हम देखें तो चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी और अपने नौसेना के बल पर ही राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, श्रीलंका को जीता, पूरे श्रीलंका को जीता। और एक बात जानिए, राजेंद्र चोल के पिता थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था, श्रीलंका के आधा भाग को जीता था, लेकिन राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया, मालदीव को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। और भारत के दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा जैसा द्वीप है, जहां श्री शैलेंद्र साम्राज्य का शासन था, वहां पर भी आक्रमण करके उसको भी जीत करके मिलाया। और जब इन तमाम क्षेत्रों को जीत करके मिलाया तो फिर राजेंद्र चोल ने बंगाल पर भी आक्रमण किया। और बंगाल गंगा घाटी के अंतर्गत आता, बंगाल में गंगा नदी बहती है, गंगा घाटी के अंतर्गत बंगाल आता है। बंगाल पर भी राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया। और जब बंगाल पर राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था तो उस समय बंगाल के शासक थे महिपाल, जो राजेंद्र चोल की सेना के डर से ही भाग गया। और राजेंद्र चोल बंगाल की खाड़ी के रास्ते बंगाल पर आक्रमण किया था। और उस दौरान बंगाल की खाड़ी में जहां देखो वहां चोल सैनिक ही नजर आते थे, जिस वजह से बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील भी कहा गया है। और राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चोल काल की अगर आप बात करेंगे तो चोल काल में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास हुआ। चोल वंश के जो राजा राजराज प्रथम हुए थे, राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी। आगे, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत के रूप में पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन कथन गलत है? पांडुलिपियों को तारपत्रों एवं भोजपत्रों पर लिखा जाता था। हां, लिखा जाता था, सही है। पांडुलिपियों को केवल मंदिरों एवं विहारों में संरक्षित किए जाते थे। हां, पांडुलिपियों को केवल संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। नहीं, पांडुलिपियों को संस्कृत के अलावे अन्य भाषाओं में भी, जैसे तमिल, प्राकृत, इन भाषाओं में भी लिखा जाता था। तो केवल संस्कृत में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी लिखे जाते थे। यह गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, मौर्यकाल में राजा सबसे बड़े न्यायाधीश होते थे। अंतिम तौर पर कोई भी निर्णय राजा के द्वारा ही लिया जाता था। मौर्यकाल में जो राजा होते थे, राजा सबसे बड़े न्यायाधीश होते थे और सभी प्रकार के निर्णय अंतिम रूप से राजा के द्वारा ही लिया जाता था। राजा के द्वारा ही सभी प्रकार का निर्णय अंतिम रूप से लिया जाता था। मौर्यकाल में जो दंड दिया जाता था ना, वो आपने किस प्रकार का अपराध किया है। दूसरा चीज यह देखा जाता था कि आपका वर्ण क्या है। उच्च वर्ण है तो निम्नतम सजा, निम्न वर्ण है तो अधिकतम सजा। और मौर्य काल में
दो प्रकार के न्यायालय की चर्चा देखने को मिली है, एक धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। एक धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालयों में दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी और कंटक शोधन में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी। दीवानी यानी वित्तीय मामला से संबंधित, फौजदारी यानी मारपीट से संबंधित, समझे ना। तो पहला, सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से मामलों की सुनवाई करता था। हां, दंड का स्वरूप अपराध की प्रकृति परिस्थिति के साथ अपराधी के वर्ण पर भी निर्भर करता था। हां, अर्थशास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के न्यायालय नागरिक, सेन एवं ग्रामीण का प्रचलन था। नहीं, 2, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। कौन सा सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। आगे, पुरी स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जानते हैं, हर युग में अलग अलग देवी देवता हुए, कभी राम हुए तो कभी कृष्ण हुए, त्रेता द्वापर। कलयुग का देवता है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ। चारों धाम की यात्रा कीजिए या नहीं कीजिए, ज्योतिर्लिंग की यात्रा कीजिए या नहीं कीजिए, सब ज्योतिर्लिंग का यात्रा कीजिए या नहीं कीजिए, हिंदू धर्म है, धर्म में आस्था है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी की यात्रा आप जरूर कीजिए, कलयुग के देवता वही है। ठीक है ना। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था, सही है। और रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है। तो जो रथ यात्रा निकलती है उस पर गौर किए हैं? जो मूर्ति है वो क्या पत्थर का बना हुआ है? नहीं। कौन सी का बना हो? लकड़ी का, लकड़ी का। कौन सी का? लकड़ी का। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति कलिंग वास्तुकला में पत्थर की बनी है। नहीं, मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति कलिंग वास्तुकला में बनी है और यह पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी की बनी है। किसकी बनी है? लकड़ी की। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वराह मिहिर की है? वराह मिहिर की है। देखिए, ध्यान दीजिए। जानते हैं वराह मिहिर? वराह मिहिर एक गणितज्ञ और ज्योतिष थे। ये गुप्तकालीन थे। गुप्तकालीन एक गणितज्ञ और ज्योतिष थे वराह मिहिर। वराह मिहिर गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न रहते थे, उन नवरत्नों में से ही एक थे वराह मिहिर, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता जैसे साहित्यों की रचना की है। वहीं विवाह पटल जैसे साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो विवाह पटल जैसे साहित्य की रचना भास्कराचार्य ने किया था। भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। सुनिए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विधियों के लिए वर्णित नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे, गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त, द्वितीय घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे और एक साम्राज्यवादी शासक हुए।
समुद्रगुप्त को उनके विजय अभियान को लेकर याद किया जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने किया था, हरिसेन ने किया था, हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त को लेकर यह कहा जाता है, अगर हम प्रयाग प्रशस्ति लेख पर विश्वास करें, अगर हम प्रयाग प्रशस्ति लेख पर विश्वास करें तो समुद्रगुप्त को कभी भी अपने जीवन काल में हार का सामना नहीं करना पड़ा और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। अब देखिए बाबू, आप आर्यावर्त यानी उत्तर भारत और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत, और इसी वजह से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या उत्तर भारत का नेपोलियन, और राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया है। और जानते हैं, समुद्रगुप्त ने अलग अलग राज्यों को लेकर के अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के राज्यों को लेकर, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राज्यों को लेकर आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के राज्यों को लेकर प्रसभोद्वारण की नीति अपनाई। प्रसभोद्वारण मतलब इसका क्या है जानते हैं? उखाड़ फेंकना। मतलब आर्यावर्त उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया, उसको मार दिया, उसके राज पर पूरा उसके राज को हड़प लिया और वहां पर शासन करना शुरू किया। एकदम उखाड़ फेंकना, हरा दिए, मार दिए, उसके राज पर पूरा कब्जा कर लिए और उस पर प्रत्यक्ष तौर पर शासन करना शुरू कर दिए। इसी को प्रसभोद्वारण की नीति कहा जाता है। दूसरा, दक्षिणावर्त दक्षिण भारत को लेकर के समुद्रगुप्त ने, मतलब ये गलत है, दक्षिण भारत को लेकर समुद्रगुप्त ने ग्रहणा मोक्षानुग्रह, ग्रहणा मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहणा मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहणा मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ठीक है ना? अब कहिएगा ई क्या होता है? ई होता है समुद्रगुप्त दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया, दक्षिण भारतीय राजाओं को पराजित किया। पराजित करने के बाद कहा, आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। जब दक्षिण भारतीय राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार ली तो फिर कहा, आपने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है, आप हमको राजस्व दीजिएगा। अब बाद बाकी आप अपने राज्य के राजा हैं, आप अपने राज्य के राजा हैं, आप राजा के तौर पर अपने राज्य में शासन कीजिए, लेकिन हमको राजस्व दीजिए ताकि आप हमारे अधीन हैं, ये एहसास आपको रहे। मतलब अधिकार किया, मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों को अपने में मिला लिया, फिर राजाओं को उसका राज दे दिया, यानी मोक्ष दे दिया। ग्रहणा मोक्षानुग्रह मतलब अधिकार जमा लिया, अपने अधीन कर लिया और फिर राजाओं को उसका राज वापस लौटा दिया। यानी समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर प्रत्यक्ष तौर पर शासन नहीं किया, उत्तर भारतीय राज्यों
को जीतकर वहां प्रत्यक्ष शासन किया, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतकर वहां अप्रत्यक्ष तौर पर शासन किया, वहां अप्रत्यक्ष तौर पर शासन किया, अप्रत्यक्ष तौर पर शासन किया। इसी को ग्रहणा मोक्षानुग्रह की नीति कहते हैं। तो ये दोनों गलत है। आठविक राज्यों के शासकों के लिए परिचारी की कृत की नीति अपनाई, ये सही है। विदेशी शक्ति के लिए सर्व कर दान व्याकरण की नीति अपनाई, नहीं। सीमावर्ती राज्यों के लिए, सीमावर्ती राज्यों के लिए जो है सर्व कर दान व्याकरण की नीति अपनाई, और विदेशी शक्ति के लिए कन्योपायन की नीति अपनाई। कन्योपायन। तो समुद्रगुप्त ने किसको लेकर के कौन सी नीति अपनाई, ये बात यहां पर आपको क्लियर हुआ, आंसर मिल गया। आगे बढ़िए। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। स्थल और विशेषता। जानते हैं ये सब जो बुर्जहोम है, चिरांद है, गुप्तकराल है, बुर्जहोम है, चिरांद है, गुप्तकराल है। अगर हम बुर्जहोम, चिरांद और गुप्तकराल की बात करें तो जानते हैं बाबू, जानते हैं ये सब पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है, पाषाण युग, स्टोन एज का स्थल है। और पाषाण युग को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये सब नव पाषाणकालीन स्थल है। नव पाषाणकालीन स्थल है ये सब, नव पाषाणकालीन। नव पाषाणकालीन स्थल जो बुर्जहोम है, ये जम्मू कश्मीर में है। यहां से अगर हम देखें तो यहां से गर्तावास का प्रमाण मिला है, मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, और मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था, कुत्ता को मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। कुत्ता से जब आज भी मानव को लगाव होता है, पहले भी मानव को लगाव था। कुत्ता सबसे वफादार है, वफादार होता है। बड़ा बड़ा आदमी आप देखेंगे कुत्ता पालेगा, क्योंकि वो बहुत धोखा खाते हुए बड़ा बना है। तो उसको पता है दुनिया में सब धोखेबाज है, इसी वजह से किसी आदमी को नहीं पालता, वो कुत्ता पालता है। काहे कि उसको पता है आदमी को पालेंगे वो धोखा देवे करेगा। आदमी का नेचर है धोखेबाज, समझे ना। धोखाधड़ी करना ह्यूमन नेचर है, समझे। आज जो है एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर है कि ना, वो भी एक प्रकार का धोखाधड़ी ही है। सुनिए, कहां चल जाते हैं। तो ये जो है पालतू कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाए जाने का प्रमाण बुर्जहोम से मिला है, सही है। बुर्जहोम से मिला है, सही है, एकदम सही है। इसके बाद चिरांद बिहार में स्थित एक नवपाषाणिक बस्ती है। चिरांद बिहार में स्थित एक नवपाषाणिक बस्ती है। यहां से हड्डी का उपकरण मिला है, हड्डी का औजार मिला है, और वह हड्डी का उपकरण हिरन के सिंग, हिरन होता है ना जी, हिरन में सिंग होता है ना, हिरन के सिंग से जो है उपकरण बनाया गया था, उसका प्रमाण चिरांद से मिला है, और चिरांद बिहार में है। गुप्तकराल, गुप्तकराल जम्मू कश्मीर में है, नवपाषाणिक बस्ती है। यहां से भी गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास, गड्ढा घर, गड्ढा घर। पहले की मानव जो है ना गड्ढा खोद कर उसमें रहता था, उसी को गर्तावास कहा जाता था। तो ये गलत है।
चावल का साक्ष्य नहीं। चावल का साक्ष्य किस नवपाषाणिक बस्ती से मिला है? चावल का साक्ष्य जो है नवपाषाणिक बस्ती कोल्डी हवा से मिला है। कोल्डी हवा से मिला है। और कोल्डी हवा नामक नवपाषाणिक बस्ती उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल एक और दो। प्राचीन इतिहास के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। सुनिए, काल और विशेषता सुनिए। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। जानते हैं आपको कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत पाषाण युग आता है, स्टोन एज। और इस काल के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। आद्यैतिहासिक काल दूसरा। आद्यैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आती है। फिर ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा भी जा रहा है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6ठी सदी ईस्वी पूर्व या महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी के कालखंड से हुई मानी जाती है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल है पहला। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग आता है। जैसे कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार पाषाण युग की अगर हम बात करें तो पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और पाषाण युग को जो हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी, आखेटक और खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में जो है मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक का मतलब क्या है? आखेटक यानी शिकार करना। जो शिकारी होता है उसी को आखेटक कहा जाता है। पहले के मानव शिकार करते थे, शिकार करके कच्चा मांस खाते थे, कच्चा फल फूल खाते थे। अब पहले के मानव जैसे मान लिया जाए कि शिकार किया कोई जानवर का, उसका कच्चा मांस खाया, बचा हुआ मांस संग्रह कर लेता था, अपने साथ जमा कर लेता था। फिर जब भूख लगता था फिर से उसको खाता था। इसके बाद मध्य पाषाण काल के मानव शिकारी और पशुपालक हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल के मानव शिकारी और पशुपालक हुआ करते थे। शिकारी और पशुपालक, आखेटक और पशुपालक। आखेटक और पशुपालक हुआ करता था। आखेटक और पशुपालक यानी इस काल में भी लोग शिकारी थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन करना शुरू कर दिया था।
और मध्य पाषाण काल में ही मानव ने पशुपालन करना शुरू किया। सबसे पहले मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया, फिर भेड़, बकरी, ये सब जानवर को पालतू बनाया, आगे चलकर और भी जानवरों को पालतू बनाया। और पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाणिक स्थल आदमगढ़ और बागौर से मिला है। आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ और बागौर। मध्य पाषाणिक बस्ती आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है। बागौर राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में है। यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक बात जानिए, राजस्थान में ही सांभर झील है, वहीं से नमक के निक्षेप का पहला प्रमाण मिला है। नमक का पहला प्रमाण, नमक का पहला प्रमाण राजस्थान के सांभर झील से मिला है। वह भी एक मध्य पाषाणिक बस्ती है। इसके बाद नवपाषाण काल। इस समय तक मानव बहुत आगे बढ़ गया था। नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था। 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 खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था मानव। समझे कि नहीं समझे? अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, इसका क्या मतलब है? पहले मानव शिकार करता था, खाता था, जमा करके चलता था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लगा, गेहूं जो उगाने लगा, चावल उगाने लगा मानव। तो खाद्य उत्पादक यानी कृषि करने लगा। कृषि करने लगा यानी खाद्य उत्पादक। कृषि करने लगा यानी खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक। तो नवपाषाण काल में कृषि होने लगी, मानव कृषि करने लगा। समझे ना? तो इस बात को आप याद रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? हैं? पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी और भोजन संग्राहक, सही या गलत? सही ना जी? मध्य पाषाण काल में आखेटक यानी शिकारी और पशुपालक, सही या गलत? नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन का आरंभ होना, सही या गलत? उपर्युक्त में से कौन सा युग्म गलत है? कोई भी युग्म गलत नहीं है। उपर्युक्त सभी युग्म सत्य है, यानी आंसर डी होगा। हां या ना? हाँ। अब इसके बाद एक चीज और बताना चाहेंगे यहां पर, सुनिए बाबू, देखिए एक बात जानिए। पूरा पाषाण काल को सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। पूरा पाषाण काल को सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं क्योंकि पूरा पाषाण काल के अवशेष सोहन नदी घाटी में मिला है। सोहन नदी घाटी, सोहन नदी सिंधु की छोटी एक सहायक नदी है और सिंधु नदी भारत के उत्तर में बहती है। तो पूरा पाषाण काल को जो है सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। और पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। आग की खोज हो गई थी, आग। इसके बाद अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ऐसा है, हां या ना? हाँ, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर मध्य पाषाण काल, इसे हम लोग सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, सूक्ष्म छोटा पाषाण पत्थर,
इस समय छोटे पत्थर के उपकरण बनने लगे थे। इसी वजह से मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं मध्य पाषाण काल को, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। समझे ना? अब देखिएगा कि आपको मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन करने लगा था। इसके बाद नव पाषाण काल, इस समय मानव कृषि करने लगे थे, जिस वजह से इसे कृषि उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। कृषि उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में मानव कृषि के साथ साथ मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे, जिस वजह से इस कालखंड को मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। और इस काल में उपकरणों पर पॉलिश किया जाने लगा था, जिस वजह से इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। इस समय मानव जो है आपको अस्थायी तौर पर जीवन भी जीना शुरू कर दिए थे। मानव में अस्थायी नवपाषाण काल में आया है। और ये सब बात आप याद रखिएगा। क्लियर है सब बात? आगे बढ़े ना। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे, सही या गलत? सही है। हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे, युद्ध में विश्वास नहीं करते थे। सुनिए, एकदम सही है। देखिए, एगो बात जानिए, हड़प्पा कालीन समाज में 4 वर्गों की उपस्थिति थी: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। सबसे ज्यादा धनवान व्यापारी वर्ग के लोग थे। और इसी वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में शासन वणिक वर्ग अर्थात व्यापारी वर्गों के हाथों में रहा होगा। और व्यापारी जो होता है ना, वो युद्ध में विश्वास नहीं करता है, हिंसा में विश्वास नहीं करता है। व्यापार करना है, 4 बात सुनियो करके जो वो अपना व्यापार करते रहता है। ओरिजिनल व्यापारी का यही गुण है। उसको गरियाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओरिजिनल व्यापारी, समझे ना। और हड़प्पा काल में लोहा नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है। हड़प्पा काल में कांसा बहुत मिला है, कांसा। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जिस वजह से इसे कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और युद्ध के उपकरण विशेष तौर पर तो लोहा से ही बनते हैं, लेकिन युद्ध के उपकरण अन्य धातु से भी बन सकता है, लेकिन विशेष तौर पर लोहा से बनता है। एक ये भी लोहा से परिचित नहीं थे। दूसरा, इस समय व्यापारियों का वर्चस्व था, तो वे लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं हड़प्पावासी पहियों का उपकरण उपयोग नहीं जानते थे, गलत है। जानते थे। तो कौन सा कथन गलत है? केवल 2। ऋग्वेदिक काल के पदाधिकारियों और उनके कार्यों के सही मेल का चयन कीजिए। व्रजपति गोचर भूमि का अधिकारी, हाँ। परिवार का मुखिया कुलप, हाँ। गांव का प्रमुख ग्रामीणी, हाँ। सब सही है, 1 2 3 सब। ऋग्वेदिक काल में जो है गोचर भूमि का अधिकारी को व्रजपति, परिवार के मुखिया को कुलप, गांव के मुखिया को ग्रामीणी, सही है, याद रख लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल, देखिए, एक तो आप जानिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता है वैसे ही वैदिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जहां तक हड़प्पा सभ्यता का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व।
सॉरी 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 वैदिक सभ्यता, सॉरी 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 वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का सर्वमान्य काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल का कालखंड है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में ही 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा का खोज हुआ और भारत में लोहा का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। तो लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है, जिस वजह से उत्तर वैदिक काल को लोह युगीन संस्कृति से जोड़कर या लोह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार राष्ट्र का उदय हुआ माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। वैदिक काल में 4 वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक बात जानिए, वैदिक काल को जो दो भाग में बांटकर पढ़ते, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद देता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल को पढ़िए। ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है, क्या कहता है ऋग्वेद का 10वां मंडल? ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है, क्या कहता है? ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है, परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का काम शासन प्रशासन, वैश्य का काम कृषि पशुपालन, शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। अब देखिए आप, ऋग्वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। जो जैसा कर्म करता था वो उस वर्ण का माना जाता था। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में सभी वर्ण के लोग आपस में भी रहते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। जन्म के आधार पर पिता ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण, पिता क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय, जो आज भी देखने को मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हो चला था वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल से ही हो चला था। ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। तो अब देखिए कौन गलत है। राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया। हाँ, उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस समय वर्ण का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर होने लगा था। जन्म, इस समय विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में था। इसे लोहकालीन संस्कृति भी कहते हैं। हाँ, तो ए बी डी सही है, तो गलत कौन होगा? सी। और गलत को ही चुनना था, आंसर सी। इस समय विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में था? नहीं, इस समय विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भास का स्वप्नवास वदता और हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली का नाटक है? राजा उदयन। राजा उदयन जो है, भास की जो रचना स्वप्नवास वदता है और हर्षवर्धन की जो रचना प्रियदर्शिका और रत्नावली है, उसके नायक थे राजा उदयन। राजा उदयन, राजा उदयन। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के भौगोलिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के भौगोलिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मगध साम्राज्य
समझिएगा बाबू, जहां तक मगध साम्राज्य का सवाल है, डेमो करने आया था, आप लोग काहे देख रहे हैं उसमें? ठीक है, तुम लोग कुछ हो को देखने लगता है नहीं जी। लड़की देखा नहीं कि एकदम बाप रे, एकदम शरीर में स्पार्क पैदा हो जाता है, और वही स्पार्क तुमको रसातल में धकेल देता है। आज के युवाओं के लिए लड़की, मोबाइल, ये दोनों कैंसर है। ठीक है, पहले हम मोबाइल बोलते थे, अब लड़की भी। ठीक है, अपडेट होते रहते हैं। सुनिए मगध सम्राट, एक बात जानिए, जहां तक मगध साम्राज्य का सवाल है, मगध सम्राट के शक्तिशाली होने के कई कारण थे। एक तो पहला कारण था मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध, मगध का मतलब है आज का पटना, नालंदा, गया। मगध, पटना, नालंदा, गया। मगध साम्राज्य के उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में कैमूर की पहाड़ी, पश्चिम में सोन नदी और पूरब में चंपा नदी। दो तरफ नदी से, सॉरी, तीन तरफ नदी से और एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और शक्तिशाली होने का एक कारण था उसका क्या? भौगोलिक स्थिति। दूसरा, देखिए, सामान्य तौर पर यह परंपराएं थी शासन क्षत्रिय करेगा, लेकिन मगध में ऐसा नहीं था। मगध में था जो योग्य है वो शासन करेगा। शासन करने के योग्य शूद्र है तो शासन शूद्र करेगा। जैसे मगध में हर्यक वंश ने शासन किया है, क्षत्रिय थे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया है, ब्राह्मण थे। शिशुनाग के बाद नंद वंश ने शासन किया है, शूद्र थे। और एक बात जानिए, मगध में अगर हम देखें तो मगध, पटना, गया, नालंदा, आप देखिए पटना से होकर गंगा नदी गुजर रही है। गंगा की सहायक नदी सोन है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, और दोआब का इलाका बड़ी उपजाऊ होता है। तो मगध के क्षेत्र में दोआब के होने के वजह से मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी। यहां से लोह उपकरण के प्रमाण मिले हैं। यह सब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और शक्तिशाली होने का कारण माना जाता है। तो आप मगध, दूसरा, आपको जो ये दे रहा है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के भौगोलिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आसपास के घने जंगलों में, मंगन जी, दूसरा, आसपास के घने जंगलों में प्रचुर मात्रा में लकड़ी एवं हाथियों की उपलब्धता ने मगध की सैन्य शक्ति को बढ़ाया। हाँ, सही बात है। मगध के पास लोहे की खानें थी जो उन्नत अस्त्र शस्त्र निर्माण में उपयोगी थे। हाँ, सही बात है। दोनों सही है, दोनों सही है, एकदम सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में उपधा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपधा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुनिए, देखिए, मौर्य काल में उच्च पदों पर, मतलब अच्छे पद, बड़ा पद, जिम्मेदारी वाला पद, मौर्य काल में उच्च पदों पर जैसे मुख्यमंत्री, पुरोहित जैसे बड़े पदों पर किसी को बैठाना है
तो उससे पहले उसके चरित्र का परीक्षण होता था। तो मौर्य काल में बड़े पदों पर किसी को बैठाने से पहले जो उसके चरित्र का परीक्षण होता था उसी को उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। आंसर क्या होगा? सी। बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? सुनिए, ध्यान दीजिए, देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। टोटल 4 गो बौद्ध सम्मेलन हुआ। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। सूत पिटक की रचना आनंद ने और विनय पिटक की रचना उपाली ने। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम, कानून, विधि, कार्यकलाप। इसके बाद द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। इस दौरान बौद्ध धर्म 2 भाग स्थविर और महासंगिक में बट गया। फिर तृतीय बौद्ध सम्मेलन 250 ईस्वी पूर्व, कुछ किताब में 255 ईस्वी पूर्व भी लिखता है, में पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में हुआ था, जिसे अशोक ने संरक्षण प्रदान किया था। और इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई थी, जिसकी रचना मोगलीपुत्तिस ने किया था और मोगलीपुत्तिस ने ही तृतीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता भी किया था। और अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ये तीनों बौद्ध सम्मेलन आप देख सकते हैं बिहार के ही राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा में हुआ है। लेकिन चौथा बौद्ध सम्मेलन एकमात्र ऐसा बौद्ध सम्मेलन है जो बिहार के बाहर हुआ है, और बिहार के बाहर यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ है। कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ है, जिसको कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था। और इस चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष सुघोष थे। इस चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। अब हीनयान और महायान क्या है सुनिए, देखिए। हीनयानी जिसने बिना किसी परिवर्तन के गौतम बुद्ध के उपदेशों को शब्दशः माना, अर्थात अपरिवर्तनवादी हीनयानी कहलाए। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान संप्रदाय का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा में लिखा गया था, पाली। हीनयान का उद्देश्य अहर्त पद को प्राप्त करना था। उसी प्रकार महायानी समय के साथ चीजों में परिवर्तन करते हुए गौतम बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार करना, अर्थात परिवर्तनवादी ही महायानी कहलाए। और महायानी महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे और उनकी मूर्ति बना करके पूजा करते थे, उनकी मूर्ति बना करके पूजा करते थे। और महायान का ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा होता था। और महायान संप्रदाय का उद्देश्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना, बोधिसत्व को प्राप्त करना, बोधिसत्व को प्राप्त करना। और एक बात और जानिए, हीनयान संप्रदाय आगे चलकर 2 भाग में बट गया था, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। और महायान संप्रदाय भी आगे चलकर के 2 भाग में बट गया था, शून्यवाद और विज्ञानवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ठीक ना। तो हीनयान संप्रदाय बुद्ध को महापुरुष मानता था, जबकि महायान उसे देवता के रूप में पूजता था। हाँ, हीनयान में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, जबकि महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती थी। हाँ, हीनयान का आदर्श अहर्त पद की प्राप्ति, जबकि महायान बोधिसत्व की अवधारणा। हाँ, हीनयान के धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, जबकि महायान पाली नहीं। हीनयान का पाली और महायान का संस्कृत, महायान का संस्कृत। तो गलत यही है, डी, आंसर डी। जैन धर्म के बारे में
निम्न कथनों पर विचार करें। जैन धर्म के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, सही या गलत? गलत। देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका संबंध अयोध्या से था। उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। लेकिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ, जिस वजह से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए, हर तीर्थकर का अपना अलग अलग प्रतीक चिन्ह रहा है। 24 तीर्थकरों में एकमात्र महिला तीर्थकर थी मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था कलश। कलश कलश। प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, सांड या बैल। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सांप। 22वें तीर्थकर अरिष्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। कौन सी था? शंख। और एक बात और जानिए, जो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ, सांड या बैल था, जिनका संबंध अयोध्या से रहा है, इनकी चर्चा ऋग्वेद और वायु पुराण में भी है। इनकी चर्चा ऋग्वेद और वायु पुराण दोनों में है। तो इसमें पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही। आंसर केवल 2 और 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखिए बाबू, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। जो अर्थशास्त्र हमें, अर्थशास्त्र यानी लग रहा है कि धन के बारे में बताएगा, नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्यों के प्रशासन के बारे में बताता। मौर्यों के प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर हम देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्यों के प्रशासन के बारे में बताता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्यकालीन गुप्तचरी व्यवस्था के बारे में बताता है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें यह जानकारी देता है कि मौर्य काल में गुप्तचरी 2 प्रकार से होता था, संस्था और संचार। एक जगह रहकर जो गुप्तचरी किया जाता था संस्था, जगह जगह जाकर जो गुप्तचरी किया जाता था संचार। पहला स्टेटमेंट सही या गलत? दूसरा, तीसरा, चौथा? आंसर डी। संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगम काल, किसान लोग मुरुगन की पूजा करते थे। हाँ, संगमकालीन प्रमुख देवता मुरुगन ही थे। सब लोग मुरुगन की ही पूजा करते थे। किसान भी मुरुगन की पूजा करते थे। मछुआरे एवं तटीय लोग वरुण की पूजा करते थे। हाँ, कोरकाई विजय की देवी थी। हाँ, आंसर सब सही है, डी 1, 2 और 3।
चलिए आइए तो प्राचीन भारतीय इतिहास में श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक श्रेणी का अपना नियम होता था। हाँ, श्रेणी ही वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण करता था। हाँ, दोनों सही है। निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। देखिए सातवाहनों का शासन रहा है 100 ईस्वी पूर्व से लगभग 250 ईस्वी तक मान न लीजिए, 250 ईस्वी तक मान लीजिए सातवाहनों का शासन। वाकाटकों का शासन जो है 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और चालुक्यों का शासन 543 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। अलग अलग किताब में अलग अलग वर्ष मिलेगा, लेकिन एक सामान्य अवधारणा ये है, समझे ना। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले सातवाहनों ने, फिर वाकाटक ने, फिर चालुक्य ने शासन किया है, क्योंकि सातवाहनों ने ईस्वी पूर्व से शासन किया है। वाकाटक 250 ईस्वी से 500 ईस्वी और चालुक्यों ने 543 ईस्वी से 753 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और एक बात जानिए, यहां पर उत्तर भारत में, ये तो मध्य भारत और दक्षिण भारत का राजवंश है। उत्तर भारत में सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, पाल वंश, सेन वंश। समझे? तो इसको भी याद रखिएगा। पहले जो है, जब क्वेश्चन बनाए थे, पहले यही दिए थे, उत्तर भारत का राजवंश दिए थे, उत्तर भारत के राजवंश का क्रम दिए थे, लेकिन वो क्वेश्चन को काट दिए, तभी क्वेश्चन दिए। सोचे वो तो उत्तर भारत वाला आप लोग जानबे करते हैं, बहुत बार बताए हैं, दक्षिण भारत और मध्य भारत वाला थोड़ा दे देते हैं। अजंता के गुफाओं के चित्रों के विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें शोभा यात्राओं और त्योहार मनाने का दृश्य को दिखाया गया है। हाँ, यह चित्रकारी पत्थर की सतह पर ना होकर गुफाओं के दीवारों पर की गई है। हाँ, इस चित्र में आम पुरुष स्त्री को काम करते हुए दिखाया गया। हाँ, सब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। स्तूप की अवधारणा मुख्यतः बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुई है। हाँ, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जानते हैं? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर, और स्तूप की अवधारणा मुख्य तौर पर जो है बौद्ध धर्म से हुई है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जब निधन हुआ, अर्थात गौतम बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उनके जीवन से जुड़े जो वस्तु थे, उन वस्तुओं को 8 अलग अलग जगह रखकर उस पर गुंबदाकार टीले का निर्माण किया गया, उसी को स्तूप कहा जाता है। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर। तो स्तूप की अवधारणा मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म से है, एकदम सही है। स्तूप बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों का नीचे पागार है। हाँ, सही है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। आगे आइए। आगे आ जाइए। प्राचीन काल में शासकों द्वारा भूमिदान देने का उद्देश्य क्या था? भूमिदान, सुनिए 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 सुनिए, देखिए, भूमिदान, आज भी भूमिदान हल्का फुल्का प्रचलन में है। आज तो ऐसे कोई देता ना है, लेकिन फिर भी बहुत लोग देते हैं, ऐसा ना है, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, ऐसा ना है। जैसे हम सोच रहे हैं, हमारे परदादा थे, हमारे परदादा बहुत अच्छे आदमी थे। हमारे परदादा जो है गांव में अपना जमीन दे करके जो है स्कूल बनवाए थे। उस समय प्राथमिक विद्यालय था वो, लेकिन हम लोग जो है उसको आज हाई स्कूल बना दिए हैं। 11-12 तक पढ़ाई होता है अब उसमें।
हमारे परदादा का नाम था महावीर मंडल। महावीर मध्य विद्यालय था शुरू में, अब तो महावीर उच्च विद्यालय हो गया है, समझे। तो वो दिए थे दान में। फिर वो मंदिर भी बनवाए थे हम लोग के दरवाजा, भगवान शिव का मंदिर बनवाए थे, वो मंदिर बहुत जर्जर हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि मंदिर बनाएं और अपने जमीन में बनाएं। हमारा परिवार जो है बहुत बड़ा है, समझे, 7 गो दादा है हमको, लेकिन कोई सहमति नहीं बना रहा है। मतलब कोई वैसा जमीन जहां पर 7 का जमीन हो वहां पर बने, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पुरखा का मंदिर है, लेकिन कोई सहमत नहीं हो रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं वो मंदिर के आसपास जो मेरा अपना जमीन है, जो मेरा हिस्सा है, मतलब मेरे गार्जियन का हिस्सा, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, तो मेरा लोग कहता है किसी का कुछ नहीं है, ठीक है, जो है उसमें मंदिर बनाए हम, समझे, ऐसा मेरा इच्छा है। लेकिन मेरे इच्छा से क्या होगा, मेरी इच्छा से नहीं सब कुछ हो सकता है, मेरे ऊपर भी गार्जियन है। तो ऐसा नहीं है कि लोग भूमि दान नहीं देना चाहता था, हमारा तो प्रबल इच्छा है हम ऐसा करें। अगर सिर्फ हमसे ये हो जाता तो हम कर दिए रहते, समझे। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देना चाहता है, देना चाहता है, ठीक है। तो भूमिदान, एक बात जानिए आप, भूमिदान, भूमिदान देखिए आप, जैसे हम गांव के बाहर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गांव में बिना गार्जियन की अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कलेक्टर काहे न बन गए हैं गांव में, समझे। गांव में वो भी पैतृक संपत्ति में बिना गार्जियन की अनुमति के आप एगो चीज इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। सुनिए, भूमिदान, पहली बात, भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत भूमिदान देने की प्रथा की जानकारी शुरुआत में, भूमिदान की प्रथा को लेकर के जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन है? नानाघाट अभिलेख, जिसका संबंध सातकर्णी प्रथम से है, जो कि सातवाहन वंश के शासक थे। और नानाघाट अभिलेख की रचना सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका ने की थी। नैनिका ने की थी, समझे ना? नहीं समझे? समझ गए? अब सुनिए, आपको अगर देखा जाए तो देखिए, भूमिदान जो दिया जाता था, ब्राह्मणों को, विद्यालयों को, अब कुछ दयालु व्यक्ति होते थे जो वैसे किसानों को भूमि देता था जिसके पास नहीं होता था, ताकि वो भी कृषि कर सके। तो कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति, हाँ, यह भी एक उद्देश्य था। सामान्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, यह भी एक उद्देश्य था। खुद को उत्कृष्ट स्तर पर मानव के रूप में प्रदर्शित करना, यह भी एक उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। इसके बाद संगम काल में कुडमे एवं पादु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? राजा को अदा किया जाने वाले कर, भूमि माप की इकाई, जबरन वसूला जाने वाला कर, संगमकालीन बंदरगाह। कुडमे एवं पादु शब्द का प्रयोग जो है राजा को अदा किए जाने वाले कर के संदर्भ में किया गया था, राजस्व कर के संदर्भ में, भूमि कर के संदर्भ में। संगम काल में भूमि कर या राजस्व कर जो राजा को दिया जाता था, उसी के लिए कुडमे एवं पादु शब्द का प्रयोग किया गया था। संगमकालीन बंदरगाह की अगर हम बात करें, मुजरी, स्टोंडी, कोरकाई, कावेरीपट्टनम बंदरगाह था। मुजरी और टोंडी चेरकालीन बंदरगाह था, कोरकाई पांडकालीन बंदरगाह था, कावेरीपट्टनम चोलकालीन बंदरगाह था, चोलों का बंदरगाह था।
राजा हर्ष के सैन्य विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्षवर्धन के संदर्भ में है। हर्षवर्धन, देखिए बाबू, अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो वो वर्धन वंश का शासन था। वर्धन वंश का शासन था। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया था। उन्होंने थानेश्वर को अपना राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया। वर्धन वंश का प्रथम महान शासक प्रभाकर वर्धन हुआ, जिन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन के बाद अगला शासक उसका बेटा राजवर्धन, और राजवर्धन के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था 630 ईस्वी में। 630 से लेकर 644 ईस्वी तक जो है वेनसोंग भारत में रुके थे, और वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों करवाया। और वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे शिलभद्र। वेनसोंग के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री आया था। वेनसोंग ने भी 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा था। हर्षवर्धन के समय में चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग आया था, और हर्षवर्धन ने भी अपने शासन काल में 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा था। और उस समय चीन में तांग वंश का सम्राट हुआ करता था ताई सुंग, उन्हीं के दरबार में भेजा था। सही बात है। हर्ष ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? नहीं। देखिए एक बात जानिए, हर्षवर्धन की अगर हम बात करें हर्षवर्धन जब पूरे उत्तर भारत को जीत लिया ना, साम्राज्यवादी शासक था हर्षवर्धन जब पूरे उत्तर भारत को जीत लिया तो उसके बाद हर्षवर्धन दक्षिण भारत का सैन्य अभियान किया। और हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत का सैन्य अभियान किया तो हर्षवर्धन का सामना नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। और उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन की हार हुई थी। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं किया, बल्कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। आपको लेकिन दोनों समझौता किया। पुलकेशिन द्वितीय का हमको दक्षिण भारत में रहने दीजिए, आप उत्तर भारत में रहिए। और फिर पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणाधिपति और हर्षवर्धन ने उत्तराधिपति की उपाधि धारण किया। और हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का गौड़ शासक शशांक था। शशांक को हर्षवर्धन ने पराजित किया था, लेकिन यह संदेहास्पद है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं पराजित किया था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं शशांक बड़ी शक्तिशाली शासक था, लेकिन यहां पर मान करके चलिए पराजित किया था। ठीक है ना? तो दूसरा गलत और तीसरा सही। तो कौन सा सही है? 1 और 3। किस विदेशी यात्री ने उल्लेख किया कि प्रतिहार शासकों के पास भारत की सबसे अच्छी घुड़सवारी सेना थी? अल-मसूदी। 35 कथन है। महाबलीपुरम मंदिर को 5 पांडव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हां, देखिए महाबलीपुरम में एकास्मृत मंदिर का निर्माण किया गया था, और महाबलीपुरम में एकास्मृत मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। पल्लव शासकों ने। ठीक है, महाबलीपुरम में जो एकास्मृत मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे पांडव मंदिर भी कहते हैं, लेकिन इसका संबंध पांडवों से नहीं था।
ना ही 5 पांडवों की मूर्ति उसमें थी, बल्कि यह इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा की प्रतिमा थी। दुर्गा की प्रतिमा थी, समझ गए ना। तो महाबलीपुरम मंदिर का संबंध महाभारत के ना गलत है, ए सही है परंतु आर गलत। गुप्त काल में जातियों के अधिक विस्तार का मुख्य कारण क्या था? विदेशों से आने वाले आक्रमणकारी आदिवासी समुदाय का ब्राह्मणवादी समाज में शामिल होना, बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में प्रवेश। देखिए ई नहीं होगा, केवल शब्द दे दिया है, इसी वजह से ई गलत है, लेकिन बी और सी सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन कथन गलत है? नवपाषाण काल में खेती और पहिया का उपयोग होता था। मध्यपाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करने लगा था। भारत का प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण पलवरम हथौड़ी की खोज थी। सब सही है, कोई गलत है ये न है, कोई गलत है ये न है। नवपाषाण काल में कृषि नहीं होने लगा था जी, खेती नहीं होने लगा था। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। जब पूरा पाषाण काल के लोग आग से अवगत थे, तो पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल हुआ, तो मध्य पाषाण काल के लोग आग से अवगत नहीं होंगे? होंगे, एकदम थे, होंगे और थे। भारत का प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण पलवरम हथौड़ी है। इसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। भूगर्भ वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेन वंश के संस्थापक बल्लाल सेन थे? नहीं, सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। सामंत सेन, सामंत सेन थे, सामंत सेन। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। हां, बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना पूरी की थी? नहीं, बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना शुरू किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया था। इस अद्भुत सागर नामक साहित्य को पूरा करने का श्रेय जो है आपको लक्ष्मण सेन को जाता है। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन को जाता है, लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाया था जिसे लक्ष्मण संवत भी हम लोग कहते हैं। बताइए, बताइए कुछ, कौन सही होगा? केवल 2, केवल 2। कथन है, संगम काल के दौरान मूवेंद्रम अपनी प्रजा से नियमित कर वसूलते थे? नहीं, वे मुख्य रूप से उपहारों में और सेना अभियानों में प्राप्त भेंट पर निर्भर थे। हां, ये गलत है, लेकिन आर सही है। चीनी यात्री वेनसोंग और फाहियान के भारत भ्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। और एक बात जानिए, वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, लेकिन फाहियान ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बनबे नहीं किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका बेटा कुमारगुप्त बना था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। तो इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, दोनों यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था, यह सही या गलत? आए गलत ना। अब जिस में 3 है वो कट जाएगा, हां या ना? बोलो यार। इसमें 3 है, कटेगा। इसमें भी 3 है, कटेगा। इसमें भी 3 है, कटेगा। देखो, एकमात्र जानकारी मात्र से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कम जानकारी से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए कम भी। ठीक है, इस ट्रिक का उपयोग आप उन एग्जामों में करें जिसमें कथन कूट में ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट रहेगा तब, जानकारी रहेगा तब ये सब प्रयोग कर पाइएगा। तो केवल 1 सही है, 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, ये सब जानते हैं, बोध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु है।
बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु है। यह बिहार के भागलपुर में है। इसे पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनाया था, सही है। ओदनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनाया था, ये भी सही है, ये भी बिहार में है। सोमपुरा महाविहार ये बांग्लादेश में है, ये देवपाल बनाया था, नहीं देवपाल नहीं बल्कि ये भी धर्मपाल ही बनाया था, ये भी धर्मपाल ही बनाया था। और ये सब शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जो भट्टारक ने बनाया था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल 3। कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल 3। आठवीं 10वीं शताब्दी के बीच पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजवंशों ने कृष्णा नदी दोआब पर आधिपत्य को लेकर के लगातार संघर्ष किया था, नहीं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। कृष्णा नदी पर आधिपत्य को लेकर नहीं, बल्कि कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर जो है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो गलत है ही, समझे। हर्ष के शासनकाल के दौरान, हर्ष के शासनकाल के बाद कन्नौज उत्तर भारत का राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बन गया था। हाँ, कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बन गया था। तब तो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच हो रहा था। तो ए गलत है, परंतु आर सही। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे आइए। गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुनिए, जानते हैं कुषाण काल में मूर्ति निर्माण की 2 शैली का विकास हुआ, एक गंधार और दूसरा मथुरा शैली। मथुरा शैली विशुद्ध रूप से देसी शैली थी, और मथुरा शैली में जो मूर्ति बनाया जाता था उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा शैली में जो मूर्ति बनाया जाता था उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। गंधार शैली पर विदेशी प्रभाव था। जब भारतीय और यूनानी शैली, जब इंडिया और ग्रीक, जब भारत और ग्रीक या भारतीय या यूनानी शैली आपस में मिला, तो उसी से एक नई शैली की उत्पत्ति हुई, जिसे गंधार शैली कहते हैं। इसी वजह से गंधार शैली को भारतीय यूनानी शैली या इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की अधिकतर प्रतिमा गंधार शैली में ही बनी है, और गंधार शैली में नीले और काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नीले और काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नीले और काले रंग के पत्थर का प्रयोग जो है गंधार शैली में मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। और महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में बनी थी, प्रथम अधिकतर प्रतिमा जो है गंधार शैली में बनी थी। और अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध प्रथम व्यक्ति हुए जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए, और उनकी मानव रूप में पूजा हुई, उनकी मानव रूप में पूजा हुई, समझे ना। उनकी प्रतिमा बनाई गई। एक बात जानिए, जैसे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाकर के उसकी पूजा की गई, वैसे ही महावीर स्वामी की भी प्रतिमा बनाकर पूजा की गई। यानी बौद्ध और जैन दोनों प्रारंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, बाद में मूर्ति पूजक बन गए थे। शुरू में तो बौद्ध और जैन मूर्ति पूजा का विरोध करता था, बाद में बौद्ध और जैन मूर्ति पूजा करने लगा, जिस वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया, जैन धर्म का पतन हो गया। और भी कई सारे कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण ही भी था। और एक बात जानिए, प्राचीन काल में 2 ऐसे राजवंश हुए जिनके शासकों की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की गई। एगो कुषाण वंश और एगो चोल वंश। एगो कुषाण वंश उत्तर भारत में और एगो चोल वंश दक्षिण भारत में। इसे इंडो ग्रीक कला शैली भी कहते हैं। हाँ,
इसमें बुद्ध की प्रतिमा के चेहरे की बनावट यूनानी देवता अपोलो से मिलती है। हाँ, इस शैली में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। नहीं, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है कौन शैली में? मथुरा शैली में। कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? केवल 3, केवल 3। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, यानी 600 ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था। 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद उत्तर भारत में था, यानी अधिकतर महाजनपद उत्तर भारत में था। एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था जिसका नाम था असमक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन, जो महाराष्ट्र में था, जो महाराष्ट्र में था। ठीक ना? बाद बाकी 15 महाजनपद उत्तर भारत में था। और इन महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। समझे ना? अधिकांश महाजनपद दक्षिण भारत में था, नहीं उत्तर भारत में। और गलत को ही चुनना था आंसर है, बाद बाकी सही है। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जिम्मी शब्द का क्या अर्थ है? अब सुनिए बाबू, सोना मेरा हीरा। चलिए, एक सेगमेंट प्राचीन भारतीय इतिहास क्लियर हुआ? यस और नो? बहुत कुछ रिकॉल हुआ होगा, हाँ या ना? अब इसको आगे रहने दीजिए, ठीक है ना? सुनिए, बिहार दरोगा वाले जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, दोपहर में 12 बजे आइए, ठीक है? दोपहर में 12 बजे, हाँ यहीं इसी सेंटर पर दोपहर में 12 बजे पॉलिटी के साथ आइए। बात करेंगे अब कल। हम भी बहुत थक गए हैं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। कल 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 पढ़िए ना जी, जो पढ़ा रहे हैं महाराज। कल आइए, कल पहले रूटीने का बात करते हैं। कल आइए। और ऑनलाइन वाले लोग जो क्लास कर रहे हैं, टोटल 150 क्वेश्चन है, लेकिन अभी 44 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं प्राचीन का। मध्यकालीन और आधुनिक जो है कल यूट्यूब चैनल पर हम डिस्कशन करवा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।